नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। शाम के 5 बजने वाले हैं और हम लेकर हाजिर है आपके लिए ताजा तरीन और अपडेटेड बुलेटिन। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। खतरनाक हुआ बेपरजाह तूफान, गुजरात के कच्छ की तरफ बढ़ा। 6 जिलों में हाई अलर्ट। राजकोट और जामनगर से एयर इंडिया की उड़ानें हुई रद्द। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली में फिलहाल नहीं चलेंगी बाइक टैक्सी, ओला, उबर, रैपिडो की बाइक सर्विस को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। जबलपुर में हर हर नर्मदे के साथ प्रियंका गांधी ने किसानों की कर्ज माफी और पुरानी पेंशन योजना समेत 5 गारंटी स्कीम का किया ऐलान। शिवराज पर साधा निशाना। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज दायरे में रहा कारोबार। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में रही खरीदारी। आईटी और रियल्टी शेयर भी चढ़े। सेंसेक्स 99 तो निफ्टी 38 पॉइंट चढ़कर हुआ बंद। कोविन ऐप से बड़ा डेटा लीक। वैक्सीन लेने वाले लोगों के आधार, पैन समेत दूसरी जानकारी हुई सार्वजनिक। सरकार का दावा, कोविन पोर्टल से किसी तरह का डायरेक्ट डेटा लीक नहीं। किसानों ने फिर से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रखी। हरियाणा में किसानों की पंचायत में राकेश टिकैत बोले, जरूरत पड़ी तो जल्द करेंगे एक और बड़ा आंदोलन। पहलवान बजरंग पूनिया भी समर्थन में पहुंचे। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जापान में रचा इतिहास। फाइनल में साउथ कोरिया को हराकर पहली बार जीता एशिया कप। जी हां, बिपरजॉय आ रहा है। तूफान के आने से पहले महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल इलाकों में लहरें उफान पर है। मौसम विभाग ने भी सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में तूफान को लेकर कैसी तैयारी है और साथ में केंद्र सरकार इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं, ये सारी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से हमारे संवाददाता केतन जोशी और साथ ही दिल्ली से जुड़ेंगे असीम। लेकिन पहले हम थोड़ा तैयारियों का जायजा ले लेते हैं। अहमदाबाद चलते हैं केतन जोशी के पास। तो केतन, आपके पीछे जो पेड़ पौधे हैं और उन पे जो हवा दिख रही है उससे अंदाजा हो रहा है, हालांकि आप अहमदाबाद में हैं, लेकिन गुजरात में इसका अच्छा खासा असर रहने वाला है। अब तक के लिए क्या ताजा अपडेट है तूफान पर? देखिए, अहमदाबाद है वो मध्य बिंदु है, लेकिन यहाँ से तूफान है वो करीब करीब 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही है। तो अब हवामान विभाग ने ये तय कर लिया है कि जो कच्छ इलाका है वो सबसे पहले चक्रवात का शिकार बनने की पूरी संभावना है 15 तारीख को। और इसी बात को मद्देनजर गुजरात सरकार ने है वो पूरी तैयारियां कर ली है। सिर्फ कच्छ ही नहीं, लेकिन आसपास के जो तटीय इलाके हैं, जो जिले हैं, खासकर पोरबंदर है, देवभूमि द्वारका है, मोरबी, राजकोट, जामनगर, वहां पर भी अलर्ट पर रख दिया गया है। और हर एक मंत्री को एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। हर जिले में 2 से 3 एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार गश्त लगा रही है। खासकर कोस्ट गार्ड भी हेलीकॉप्टर से पूरा का पूरा सर्वे कर रहा है। और 15 तारीख को संभवतः ये तूफान आने की पूरी संभावना है। 80 और 90 दशक में भी कच्छ में बड़ा तूफान आया था और भारी तबाही लेकर गया था। लेकिन इस बार वही तूफान है वो कितनी तबाही मचाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है कि कम से कम नुकसान हो। अभी कुछ जिलों में स्थानांतर प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है, लेकिन कल बड़े पैमाने पर हजारों लोगों का स्थलांतर किया जाएगा। खासकर जो 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर समंदर इलाके के आसपास है उनको सलामत स्थान पर लेकर जाया जाएगा और नुकसान कम से कम हो ये तैयारियां कर ली जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि तूफान ने अपनी दिशा है वो सौराष्ट्र के इलाकों की तरफ कर ली गई है। तो जो तूफान आएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा वो वहां पर तेज पवन भी आएगा। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा तूफान होगा। लेकिन सरकार ने भी तैयारियां जोरों से कर ली है ताकि नुकसान है कम से कम हो। जी, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा, एक अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हवाएं
40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की भी रफ्तार पर पहुंचती है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, घरों की छत निकल जाती है, वाहन पलट जाते हैं। तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का आप अंदाज लगा सकते हैं। केतन, बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए। और केतन के पीछे भी जैसा उन्होंने कहा हवाएं कितनी चल रही है, जबकि वो तूफान से करीब 400 किलोमीटर दूर खड़े हैं और अभी पहुंचने में 2 दिन का वक्त है। लेकिन ये तूफान की जो हवा है वो दिल्ली तक पहुंच रही है। राजनीतिक सरगर्मियां दिल्ली में बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने भी तूफान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। क्या है सरकार की तैयारियां, अब ये हमें बताएंगे असीम मनचंदा। असीम, तूफान से निपटने के लिए एक अहम बैठक हुई आज, प्रधानमंत्री शामिल हुए, गृह मंत्री शामिल हुए, क्या कुछ उसमें तैयारियों पर जायजा लिया गया, अगर कोई अपडेट आपके पास हो? देखिए, कुछ दिनों पहले ही तूफान बिपरजॉय अरब की खाड़ी के अंदर सक्रिय हुआ था। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये पाकिस्तान की तरफ निकल जाएगा। लेकिन तूफान ने अब अपना रास्ता बदल लिया है। ये गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर अपनी लैंडिंग करने जा रहा है। वहां के 6 जिलों में इसको लेकर के ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान ने ऑलरेडी विकराल रूप अपना धारण कर लिया है। इस दौरान आंधी तूफान बारिश होगा। जो तूफान है, वो जो आंधी है वो 150 से लेकर के 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलेगी, तो इससे काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बैठक की, खासतौर पर कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, आईएमडी के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने देखा कि कहां पर इसका नुकसान का आकलन जो है, नुकसान पहुंच सकता है, और उसको देखते हुए एक डिटेल प्लान तैयार करने के लिए उन्होंने कहा कि नुकसान से किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। तो जल्दी ही आप इसके ऊपर एक एक्शन प्लान लागू होता हुआ देखेंगे, ताकि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। जी, तो एक्शन प्लान दिल्ली में तैयार हो रहा है ताकि लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। बिपरजॉय आ रहा है, तेज हवाएं लेकर आएगा। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल सकती है। इधर तूफान से निपटने को लेकर मुंबई के वेस्टर्न रेलवे की क्या तैयारी है, इस पर सुनिए सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने क्या कुछ कहा। सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे इस मानसून, इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में, उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम, हमारी जो डिवीज़न है और उनके हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम इत्यादि इलाकों में। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूसली जो विंड स्पीड है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि अगर स्पीड, हमारी विंड स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर जाती है, हम पैसेंजर ट्रेन के मूवमेंट को रेगुलेट या स्टॉप कर सकें। तो ये था बिपरजॉय पर अपडेट, क्या तैयारियां हैं उसे लेकर केतन से हमने बात की अहमदाबाद में। तो दिल्ली से हमें केंद्र सरकार की तैयारियों के बारे में बताया असीम ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें हैं जिन पर नजर डालेंगे। दिल्ली में बाइक टैक्सी से चलने वालों को झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने की बात कही है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले को पलटते हुए इस पर रोक लगा दी है। डिटेल के लिए एक बार फिर रुख करेंगे असीम मनचंदा का। तो असीम, काफी दिनों से कश्मकश बनी हुई थी, ऑलरेडी बॉम्बे में हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन दिल्ली में राहत मिली थी एक लेवल पर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बाइक टैक्सी है इसे बंद कीजिए। ने आदेश जारी करते हुए बाइक एग्रीगेटर जैसे रैपिडो, ओला, उबर की बाइक टैक्सी सर्विसेज के ऊपर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार का कहना था कि ना इनके पास किसी तरह का कोई कमर्शियल लाइसेंस है, ना इसको लेकर के किसी सर्विसेज देने की कोई पॉलिसी है। ऐसे में सर्विसेज नहीं दी जा सकती हैं। दिल्ली सरकार के इस आदेश को टैक्सी कंपनियों ने तो दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक सरकार नई पॉलिसी नहीं लेकर के आती, कंपनियां सर्विसेज जारी रख सकती हैं। लेकिन इसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कमर्शियल लाइसेंस के सर्विसेज नहीं दी जा सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पर रोक लगा दी है। अब हालांकि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि 31 जुलाई तक कंपनियां के लिए एक पॉलिसी लेकर के आ जाएगी, जिसके बाद कंपनियां अपनी सेवाएं दे पाएंगी। तो 31 जुलाई तक कंपनियों को या दिल्ली वालों को यूं कह सकते हैं कि इंतजार करना पड़ेगा। उनको रैपिडो, ओला और उबर की बाइक टैक्सी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। चलिए, तो 31 जुलाई वो तारीख है जब तक अब ये बाइक टैक्सी सर्विस काफ़ी लोकप्रिय हो रही है कई शहरों में इन दिनों, जहां पर आप जिस तरह से टैक्सी मंगाते हो ओला उबर से, वैसे ही बाइक मंगाते हैं, जहां एक चालक आता है, एक सवार आता है और उस बाइक पे पीछे बैठ के चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल अब जुलाई के अंत तक दिल्ली वालों को इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है और तब तक दिल्ली सरकार का कहना है कि वो एक पॉलिसी ले आएंगे।
चलिए, इन दो अहम खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं बाजार का। तो आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार ने दायरे में ही कारोबार किया। इसी के साथ बाजार हल्की सी बढ़त के साथ बंद होने में जरूर कामयाब रहा। सेंसेक्स 99 अंक चढ़ा और 62,725 पर पहुंचा, तो निफ्टी 38 अंक चढ़कर 18,602 पर बंद होने में कामयाब रहा। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने आईटी, रियल्टी, मेटल शेयरों में देखी। वहीं बैंकिंग, फार्मा शेयरों पर आज दबाव देखा गया। मार्केट का एक्शन समझाएंगे हमें यतिन मोता हमारे साथ इस वक्त हैं। तो यतिन, सबसे ज्यादा एक्शन किन शेयर्स, किन सेक्टर्स में देखने को मिला आज? तो आज अगर बाजार की बात करें तो काफ़ी अच्छी फुटिंग पे बाजार की शुरुआत हुई है इस हफ्ते। इनफैक्ट स्मॉल और मिड कैप इंडिसेस में आपने फिर से एक बार आउट परफॉर्मेंस देखा। जहां तक कि मिड कैप स्टॉक्स का सवाल है और लार्ज कैप स्टॉक्स का सवाल है, शुरू करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ। बीपीसीएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में अच्छी मोमेंटम रही। इनफैक्ट एनटीपीसी में आज 52 हफ्तों का सबसे ज्यादा लेवल, बड़ा लेवल आता हुआ दिखाई पड़ा, तो काफी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में। हालांकि फ्लिप साइड पे पावर ग्रिड, एलएनटी, सिप्ला, मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। लेकिन एक्शन, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको मिड कैप इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। सुज़लॉन एनर्जी आज फिर से 10% ऊपर। डिलीवरी, पीएनबी हाउसिंग, केसी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। फ्लिप साइड पे ब्लॉक डील के बाद गो फैशन इस स्टॉक में आपको दिखाई पड़ा 5% का दबाव। त्रिवेणी टर्बाइन, केआरबीएल और प्रिज्म जॉनसन वो दूसरे शेयर्स हैं जहां थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ नजर पड़ा। शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए। और अब कुछ राजनीतिक खबरें। मध्य प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस ने जबलपुर से अपने चुनावी अभियान को शुरुआत कर दी है। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले नर्मदा पूजन किया और उसके बाद लोगों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के लोगों से 6 वादे किए हैं। इनमें किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 200 यूनिट बिजली का हाफ बिल, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा शामिल है। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हमला भी बोला। इधर हरियाणा में किसानों की मांग को लेकर आज एक बड़ी पंचायत हुई। इसमें यह फैसला किया गया कि एमएसपी को लेकर अगर कानून नहीं बना तो जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें राज्य के कई किसान नेता आए, साथ ही पहलवानों ने भी किसानों का साथ देने का ऐलान किया। खुद पहलवान बजरंग पूनिया भी महापंचायत में आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून जल्द से जल्द बनाए। वो कहा है कि जो भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है उस पे कानून बना दे। हमने यही तो कहा। भारत सरकार ने बार बार कह रही कि हम रेट बढ़ा रहे, देश को गुमराह कर रही है। हमने कहा कि जो आपने एमएसपी तय की उस पे आप कानून बना दो, एमएसपी गारंटी कानून। ये जब तक नहीं बनेगा ये किसान आंदोलन करता रहेगा। देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। देखिए, हम अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराने वाले शहनवाज खान की गिरफ्तारी के बाद आज उसे ठाणे के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश चले जाने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस शहनवाज को सड़क के रास्ते गाजियाबाद ले जाएगी, जहां 15 जून को उसकी कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच ठाणे कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को आरोपी की सुरक्षा और खान पान का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। कल ही शहनवाज खान की महाराष्ट्र के अलीबाग से गिरफ्तारी हुई थी। शहनवाज गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्मांतरण कराने का उस पर आरोप है। यहां तक कि उसने खुद इस बात को माना है कि वो जाकिर नाइक से प्रभावित होकर ये काम करता था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नई रणनीति बनाने में जुट गई है। एक तरफ नए दोस्त खोजे जा रहे हैं तो पार्टी के अंदर भी फेरबदल की बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के माउथपीस द ऑर्गेनाइजर ने एक लेख के जरिए बीजेपी को चुनाव से पहले नसीहत दे डाली है। क्या 2024 से पहले बीजेपी करेगी कोर्स करेक्शन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगा बड़ा एक्शन। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। आज का आवाज अड्डा बीजेपी का कोर्स करेक्शन। अब एक और आपके सीधे काम की खबर। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भराते वक्त चौकन्ना रहिए। लोकल सर्किल्स के एक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि आधे से ज्यादा ग्राहकों को लगता है कि साल भर में
कम से कम एक बार पेट्रोल पंप पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। 14% ग्राहकों ने कहा है कि साल में कम से कम एक बार बिना मीटर जीरो किए पेट्रोल भरना उनके साथ ऐसा किया गया है कि उन्होंने मीटर देखा नहीं, जीरो देखा नहीं, लेकिन पेट्रोल भरना शुरू हो गया। जबकि 52% ग्राहकों ने पेट्रोल भरवाने के बाद सामान्य से कम माइलेज मिलने की शिकायत की और उन्हें लगता है कि इसके पीछे उनका पेट्रोल पंप जिम्मेदार है। तो ये थी सर्वे की बात। आइए अब देखते हैं ग्राउंड पर लोगों की क्या राय है, क्या कहना है। किसी पेट्रोल पंप से हमने डलाया है 500 रुपए का, तो मेरी गाड़ी 150 किलोमीटर चली है। किसी पेट्रोल पंप से मैंने 500 का भरा है, मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर चलती है। नहीं, कभी कभी एक दो पेट्रोल पंप पे हुआ हमारे साथ ऐसा। अभी मेरी गाड़ी में तेल था, मतलब कम था, पर मैंने गिराया तो मैंने 1500 रुपए गिराया तो उसमें कट मार गया। क्या मैंने कि भाई कह रहा है ऑटो कट हो गया। मैंने कहा ऑटो कट तो जब होता है फुल हो जाती है, तो वो मीटर टेम्परिंग है वो। मुझे नहीं लगता मतलब ऐसा होता, मैं रेगुलरली यहाँ से भरवाता हूँ कहीं से। नहीं, मैं स्पेशली इसी पेट्रोल पंप पे इसलिए आता हूँ क्योंकि और पेट्रोल पंप पे मैं जाता हूँ ना, ये त्रिलोकपुरी है, चिल्ला में है, तो वहाँ पर कुछ मुझे कमी लगती है कि पेट्रोल कम डला है। नहीं, ऐसा तो नहीं, खैर जीरो तो खैर दिखाते हैं हर जगह पे। हाँ, और कभी लगा ऐसा? कभी एक बार शादरा पेट्रोल पंप पे हुआ था, वहाँ थोड़ी दिक्कत लगी थी मेरे को। बस क्या दिक्कत लगी थी? मेरे को कम डला है। मतलब कैसे पता चला? मतलब मेरे को लगा मतलब जितना अपना उठना चाहिए उसमें पेट्रोल की उतनी नहीं उठी थी। हाँ, हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने सर्वे की रिपोर्ट पर ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी बात की। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट को आम धारणा पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया। देखिए, जहां तक आपने एक सर्वे की बात की है, मुझे नहीं मालूम उस सर्वे का क्या तथ्य है और कैसे है। हाँ, ये बात जरूर है कि ग्राहकों की कुछ शिकायतें रहती हैं और शिकायतों के निवारण के लिए और शिकायतें ऐसी ना हो और ग्राहक को कैसे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली और इन्फॉर्मेशन देकर ज्यादा सख्त किया जा सके, ज्यादा उसको आप उसका ज्यादा से ज्यादा उसका सहयोग कर सके और ज्यादा उसको उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ा सके क्वालिटी क्वांटिटी पे। इसके लिए हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी तीनों और बल्कि प्राइवेट कंपनी सभी लोग इस पे रहते हैं। अब आप देखिए कि जैसे कि आपने पहले बताया कि साहब मुझे कहीं एक साल में ऐसा लगा कि कम मिला है, तो कम मिला है तो खैर शिकायत हम पंप वालों को मिलेगी क्योंकि उनको लगता है कि पंप पे ही कुछ ना कुछ कारण से वो कम आया हुआ, चाहे वो पार्किंग में उसकी गाड़ी से चोरी हो गई है, चाहे वो ड्राइवर चोरी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एलिगेशन पंप वाले पे आता है। क्या ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिसमें कस्टमर्स को ज्यादा विश्वास हो? किस तरह के चीजें टेक्नोलॉजी हैं इसमें? देखिए, जहां तक हमारे यहाँ पर एक क्वांटिटी का कोई इशू है तो 5 लीटर का मेजर बहुत सालों से है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी के लिए 5 लीटर का मेजर बहुत लोग नहीं मांग पाते हैं, नहीं मांगते हैं, तो आपके पास हमारा ऑटोमेशन में है सारे पंप। जितना भी आपका रिकॉर्ड है, चाहे आपने 25 दिन 50 दिन या महीने भर भी पेट्रोल डलवाया है और आपको थोड़ा सा भी शक है, आपको जो टाइम याद है और ये याद है कि किस नोजल से आपने डलवाया था, तो आप आ जाकर हमारे एक बैक हैंड पे सिस्टम होता है जिससे कि आप अपने कि आपकी जीरो डला या नहीं डला, जीरो था या नहीं था, या कितनी क्वांटिटी पेट्रोल की डली, ये आप आके चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक चौंकाने वाली खबर। कोविन ऐप, याद है आपको ऐप जहां पर आपके कोरोना के टीके का डेटा था, वहां से डेटा लीक होने की खबरें हैं। पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। देख रहे हैं आवाज समाचार। आपके डेटा को लेकर फिर से एक डराने वाली खबर सामने आई है। दरअसल वैक्सीन लेने वाले लोगों के आधार, पैन समेत दूसरी जानकारियां सार्वजनिक हो गई या कहें इसका डेटा लीक हो गया। वहीं सरकार का दावा है कि कोविन पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है। अपडेट लेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, एक तरफ सरकार का वर्जन है और एक तरफ यह खबर कि डेटा लीक हुआ है, क्या है इस समय, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी, दरअसल टेलीग्राम के ग्रुप में एक एक्टिव बॉट था जहां पर जब आप जानकारी डालते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, तो वो आपकी कुछ निजी जानकारियां लीक कर रहा था। मसलन कि आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड डिटेल्स क्या है, या आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस तरह की जानकारियां दे रही थी। यहाँ तक कि आपने किस सेंटर में जाके वैक्सीनेशन की थी वो जानकारी दे रहा था। इसके बाद काफ़ी चीज़ें हरकत में आई, लोगों ने काफ़ी इसको ट्विटर पे शेयर किया, टेलीग्राम पे से इन्फॉर्मेशन ली कई लोग। लेकिन आज सुबह से ये जो बॉट है वो इनएक्टिव है। इस वक्त अगर आप उसमें जानकारी या नंबर डालते हैं तो वो जानकारी नहीं दे रहा है। इसके बाद जब ये मामला सामने आया तो सरकार इसमें हरकत में आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जो कोविन ऐप है वो पूरी तरह से
सुरक्षित है, उसमें जो है तमाम तरह के सर्टिफिकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, या फिर जो फायरवॉल की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से है। और जांच के लिए आईटी मंत्रालय ने सर्ट, जो कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसको ये जिम्मेदारी दी, जिसके बाद जो सरकार का कहना है कि जो प्रिलिमिनरी जानकारी है उसके मुताबिक सीधे कोविन ऐप से कोई जानकारी नहीं ली गई है, अलग अलग बाकी सोर्सेज से जानकारी चुराई गई और उसके बाद उसे पॉपुलेट किया गया उस बॉट में, और उसके आधार पे ये जो जानकारियां हैं ये आ रही हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो भी ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग सोर्सेज से जानकारी चुरा के अगर पॉपुलेट किया जा सकता है किसी बॉट में, तो भी जानकारी तो हमारी लीक हो ही रही है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। बस ये करिए सरकार की सीधी कोविन पोर्टल से नहीं चुराई गई है, लेकिन बाकी सोर्सेज से चुराई गई है, ये भी एक चिंता की बात है। इस पर भी आगे जरूर जांच का विषय है ये। जी बिल्कुल, जांच का विषय है, गंभीर विषय है, चाहे वो पोर्टल से गई हो या फिर एसोसिएट किसी ग्रुप से, लेकिन जानकारी का लीक तो लीक है। बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट जीन टेंगी ने खुलासा किया है कि आज 95% टीनेजर सोशल मीडिया पर है और इनमें से जो लोग एक सीमा से ज्यादा वक्त वहां बिताते हैं उन्हें डिप्रेशन का खतरा है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में हैं, सबसे ज्यादा युवा भी यहां से ही आते हैं और उनके दुष्प्रभाव की अक्सर बात होती रहती है। तो स्मार्टफोन का प्रभाव, टीनेज में तनाव, आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारलिंक के लिए एक साथ 52 इंटरनेट सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। इन्हें 2 स्टेज वाले फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। पहले फॉल्कन 9 रॉकेट ने वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरी और पैसिफिक के ऊपर पहुंचा। इसके बाद फॉल्कन का पहला स्टेज लौट आया और उसने समुद्र में स्पेसएक्स के ड्रोन शिप पर लैंड किया। दूसरे स्टेज में रॉकेट ऑर्बिट की ओर बढ़ता रहा और इसने सभी सैटेलाइट्स को वहां पर डिप्लॉय कर दिया। दरअसल स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम है। इससे दुनिया के उन इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी जहां सामान्य फाइबर बेस्ड इंटरनेट ले जाने में दिक्कत है। स्पेसएक्स कई साल से स्टारलिंक को तैयार कर रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरें और कार्यक्रम दोनों जारी हैं और आप और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बस एक क्लिक पर मिलेगी ताजा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।